हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि दृढ़ पिंड गतिकी से ही रिलेटेड है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। इन 3 पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो टॉपिक आपको पता चल गया हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कोणीय विस्थापन को डिस्कस करेंगे, कोणीय वेग को डिस्कस करेंगे, कोणीय त्वरण को डिस्कस करेंगे और इनका रेखीय वेग से क्या संबंध है, किस तरीके से हम फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं तो वो देखेंगे और न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं उनको आज हम समझेंगे। तो फॉर्मूला बेस होने वाला है आज का सारा काम। ठीक है, चलिए तो देखो इसके लिए हमने सबसे पहले हम काम कर रहे हैं कोणीय विस्थापन के लिए। हमारा पहला पॉइंट बच्चों है कोणीय विस्थापन। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्या चीज है, लेट्स सपोज करो एक वृत्तीय पथ है, ये वृत्तीय पथ है और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या फिक्स है r, ये फिक्स है। ठीक है, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई एक दृढ़ पिंड है ना, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे या फिर t इक्वल्स टू 0 ही मान लो चाहे आप, तो हमने बोला कि जब हमने देखना चालू किया ना तो वो पिंड यहां पर था, ए लोकेशन के ऊपर था। ठीक है, और फिर वो पिंड गति करता हुआ इस वृत्तीय पथ की परिधि पर कुछ समय पश्चात कहां पर पहुंच जाता है? बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। पहले कहां था? आंसर है ए पर। थोड़े टाइम बाद में कहां पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। तो जब वो बी पर पहुंच गया तो उस स्थिति में उस पर्टिकुलर पिंड ने केंद्र पर क्या किया? एक कोण अंतरित किया और उस कोण को ही क्या कहा गया बच्चों? कोणीय विस्थापन कहा गया। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जब भी कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पे गति करता हुआ उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है तो फिर उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पे जितना कोण बनाएगा ना उसी को ही क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन बोलेंगे। तो ये जो कोण होता है ना, इस कोण को ही हम कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन कैलकुलेट करने के लिए सीधी सी बात है, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? थीटा, एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और अगर हम एंगल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर इसका मात्रक क्या होगा? डिग्री मत बोल देना रे देवताओं, डिग्री 10 तक था। ठीक, अब हम बात करेंगे रेडियन में। ऐसा ही मात्रक क्या है इसका? रेडियन है, ये ध्यान में रखिएगा, रेडियन। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या है? रेडियन है, ये बात ध्यान में रखो। हाँ, ये जरूर आप दिमाग में रख सकते हैं कि भाई जो 180 डिग्री होता है ना, उस 180 डिग्री को कितना रेडियन बोलते हैं? पाई रेडियन बोलते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 180 डिग्री बराबर कितना? पाई रेडियन। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 360 लिख दूं क्या? अरे बताओ, ऐसा ही बोलेंगे? ऐसे ही करेंगे। चलिए ये ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं ये कोण है, ये यहाँ पे ये दूरी है, आपको त्रिज्या पता चल रही है। ये ए से लेकर बी तक का ये चाप की लंबाई है क्या बच्चों? अरे ऐसे ही है क्या? चाप की लंबाई, दूरी। ठीक है, और उस दूरी को किससे प्रदर्शित किया? एस से। तो हम ये कह सकते हैं, एक कभी हमने पढ़ा था 10th में कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। बताओ पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। चलिए वही है। तो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू चाप क्या है? एस है, बटा त्रिज्या क्या बच्चों? आर। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो ये संबंध है किसमें? कोणीय विस्थापन और दूरी में। ये दूरी है और आर तो फिक्स है बच्चों, है ना, केंद्र की किससे? परिधि से जो दूरी होती है वो आर होती है। तो ये पहला पॉइंट था, दैट इज कोणीय विस्थापन बच्चों। फिर इसके बाद में आता है एक कोणीय वेग। फिर जो क्वांटिटी है हमारे पास में वो क्या है?
कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे इसे, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है वो देखिए। देखो वेलोसिटी वेग क्या होता है, हम बोलते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है, ठीक है। वो रेखीय गति के अंदर अपन ने पढ़ा था कभी, आपको 11th तक याद होगी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है। यहाँ पे विस्थापन कन्वर्ट हो गया कोणीय विस्थापन में, तो हम बोलेंगे कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है, कोणीय वेग होता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कोणीय वेग को लेकिन प्रदर्शित करने का तरीका बच्चों ओमेगा होता है। कोणीय वेग को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, तो कोणीय विस्थापन था थीटा और इसमें परिवर्तन मतलब डेल थीटा की दर, समय के सापेक्ष दर है ना, तो हम बोलते हैं डेल टी का भाग लगा दो, ठीक है। डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी क्या हो गया, कोणीय वेग। या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हैं, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, ठीक। तो डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी क्या होता है, ओमेगा। अरे भाई ये इस चीज को समझिए आप, आपने कभी वेग लिखा होगा, वेग बराबर क्या लिखा होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, या डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, या डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। वहां पे एस दूरी थी, ठीक। तो हम बोलते हैं दूरी में परिवर्तन की दर क्या होता था, चाल होता था, या फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता था, ठीक है। ऐसा ही बोलते थे। ऐसे ही यहाँ पे विस्थापन की जगह कन्वर्ट कर दो किससे बच्चों, कोणीय विस्थापन से, तो ये वेग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोणीय वेग में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही है, लिंकअप करना सीखो और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, लिंकअप करना सीखो इन चीजों को, और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां से बन गया, डन हुआ ये। अब आगे और चीज समझो, इसके और फॉर्मूले बन सकते हैं, डेफिनेटली इसके और फॉर्मूले बन सकते हैं। क्या और फॉर्मूला बन सकता है समझना। लेट सपोज करो ये ए वाला पॉइंट था, ये घूम करके वापस यहां पर आ गया, घूम करके वापस ए पर ही आ गया। कितना कोण बने यार, थीटा का मान कितना, आंसर है 2 पाई डिवाइडेड बाय, अरे इस पूरे कोण को ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, तो हम बोलते हैं पूरा चक्कर काट लिया देवता ने, ठीक है। तो पूरा चक्कर काटने में जितना समय लगता है ना, उसको आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आवर्तकाल। एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय या एक आवर्ती पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आप तो यही ध्यान में रखो कि एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल। और आवर्तकाल को प्रदर्शित किया जाता है किससे, टी से, ठीक। तो ओमेगा का एक फॉर्मूला ये भी है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, दिमाग में रह जाएगा ये। चलिए, तो ये ओमेगा का एक फॉर्मूला है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। फिर नेक्स्ट देखो और कोई फॉर्मूला बन सकता है, तो बच्चों यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं ऐसा तोड़ू ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 बाई टी, 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति होता है क्या, है ना, होता है नहीं होता है, आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाए जा सकते हैं उन्हें आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो आवर्तकाल और आवृत्ति, आवृत्ति को हम एन भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं, हर एक किताब अलग अलग लिखती है, तो ध्यान में रखना आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, एक दूसरे के कैसे चलते हैं, उल्टे चलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर 1/t लिखा हुआ है तो 1/t की जगह या तो f लिख दो या n लिख दो, मैं n लिख करके काम कर रहा हूं, तो इसे लिखेंगे 2 पाई n, इसके ये फॉर्मूले हैं, है ना। तो फिर कोणीय वेग के कितने फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, दूसरा फॉर्मूला 2 पाई एन, 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। इसका मात्रक क्या होगा रे, ऊपर कोण है नीचे समय है, तो मात्रक होगा बच्चों इसका रेडियन पर सेकंड, मात्रक क्या होगा इसका, रेडियन पर सेकंड होगा, दिमाग में रह जाएगा। चलिए, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है, या चक्कर प्रति सेकंड होता है आवृत्ति, ठीक है, ध्यान में रखें। आवर्तकाल समय है, समय का मात्रक क्या रहेगा बच्चों, टाइम का सेकंड रहता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये टाइम पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये फॉर्मूला हुए, क्लियर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे चलिए। अब देखो जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, वैसे ही आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए। क्या भाई? देखो जब हम काम कर रहे थे बच्चों तो हमने बोला था कि वेग जो होता है ना वो क्या होता है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी होता है। अरे होता है नहीं होता? होता है। चलिए, या फिर डी, यहाँ पे दूरी क्या है, यहाँ पे दूरी बच्चों ऐसे है, ऐसे में ही तो चेंजेस आ रहा है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं रेखीय वेग की बात करूं, मैं इसी के लिए रेखीय वेग की बात करूं तो मैं लिखता v इज इक्वल्स टू होता डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। इस पार्टिकल के लिए ही डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। चलिए, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या बच्चों, ओमेगा इज इक्वल्स टू है डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, यही है। चलिए काम करते हैं, d डिवाइडेड बाय डी टी, ऐसा का ऐसा, थीटा की जगह देखो वैल्यू क्या रख सकते हैं, s डिवाइडेड बाय r रख सकता हूँ क्या, रख सकता हूँ। r तो देखो नियत है, त्रिज्या है, बाहर रह जाएगी, 1/r बाहर। ठीक, और ये क्या आया, ds डिवाइडेड बाय dt, अंदर क्या बच गया रे, s ही तो बच गया, r तो बाहर निकल गया, तो अंदर बचा s, तो ये हुआ ds डिवाइडेड बाय dt। ds डिवाइडेड बाय dt को क्या लिख सकता है, रेखीय वेग, तो इसकी जगह मैं v लिख सकता हूँ। ठीक, तो देखिए ओमेगा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय r, इसका मतलब v इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ओमेगा r। इस चीज को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है, वो ऐसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। डन। चलिए, तो ये था कोणीय वेग। अब हम बात करते हैं फाइनल कि कोणीय त्वरण क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि भैया अगर ये चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब कोणीय वेग में जल्दी जल्दी से क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, कोणीय वेग अगर चेंज होगा तो हम बोलेंगे पार्टिकल त्वरित है, वो कण या वो पिंड क्या है, त्वरित है, और उसका त्वरण ही क्या होगा, कोणीय त्वरण। परिभाषा देने का तरीका क्या होगा, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो कोणीय त्वरण होगा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना और ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ओके, चलिए आगे काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को प्रदर्शित करेंगे बच्चों अल्फा से। कोणीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करेंगे, अल्फा से। कोणीय त्वरण ये होगा अल्फा। ये क्या होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, अल्फा होती है। कोणीय वेग क्या बच्चों, ओमेगा, और इसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी। अल्फा इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी। या फिर आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ऐसा कुछ कर सकते हैं। या फिर इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं डी ओमेगा डिवाइडेड बाय dt। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ये कोणीय त्वरण है बच्चों। ठीक है, मात्रक क्या आएगा, देखो ओमेगा का मात्रक क्या था बच्चों, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड और आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका कोई और फॉर्मूला बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। क्या बनेगा वो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। बताओ लिखा था नहीं लिखा था? चलो मैं इसका अगर अवकलन कर दूं, क्या करूं मैं इसका अवकलन कर दूं, या फिर यहां से ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूं, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, v डिवाइडेड बाय आर आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ देखो एक बार के लिए, तो ये क्या होगा, d डिवाइडेड बाय dt, और यहाँ पर क्या करूँ, v डिवाइडेड बाय r करूँ। r तो नियत था तो r तो बाहर आ जाएगा, तो 1/r रह गया, और ये क्या हुआ, dv डिवाइडेड बाय dt। वेग में परिवर्तन की दर वेग में परिवर्तन की दर सामान्य त्वरण होता है, क्या होता है ना सामान्य त्वरण, तो ये तो हो गया सामान्य त्वरण। और सामान्य त्वरण किसके बराबर होगा, तो हमने बोला सामान्य त्वरण होता है a, अल्फा इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया सामान्य त्वरण a डिवाइडेड बाय क्या, r, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू r।
ये भी एक फॉर्मूला है किसके बीच में, कोणीय त्वरण और सामान्य त्वरण या रेखीय त्वरण के बीच में एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूटिलाइज बहुत कम होता है, लेकिन ध्यान में रखिए कि ऐसी भी कोई चीज होती है। अभी के दृष्टिकोण से ये इतना ही ध्यान में रखो, हालांकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए, लेकिन अभी काम में ही नहीं आएगा तो फिर उसको फिर उतना ज्यादा एलेबोरेट करने से क्या फायदा। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, अल्फा ये होता है। ठीक है, डन है। तो ये फॉर्मूला पता चले। अब क्या क्या फॉर्मूला हमें पता है वो पहले मैं लिख दे रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं एक साथ सारे फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको कंपैरिजन करना और सिखाऊंगा कि और कैसे फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं, या फिर अपन पहले फॉर्मूला और लिख लेते हैं फिर एक साथ उतार लेंगे। ठीक है, चलिए। आप सभी ने रेखीय गति पढ़ी है? अरे पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? रेखीय गति के अंदर आपने पहला जो फॉर्मूला लिखा होगा, गति के समीकरण लिखते थे नहीं लिखते थे बच्चों? तो गति का पहला समीकरण आपने क्या लिखा? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये गति का कौन सा समीकरण था? पहला। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण आपने लिखा होगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिखा था नहीं लिखा था? फिर तीसरा समीकरण आपने कभी लिखा होगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लिखा था? ठीक, अब ये ध्यान में रखो, जब हम दृढ़ पिंड गतिकी पढ़ते हैं ना, तो ये फॉर्मूले ऐसे ही चलते हैं जैसे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये फॉर्मूले ऐसे ही चलते हैं, बस आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। क्या भाई? कि रेखीय गति में विस्थापन क्या होता है? आंसर है s। रेखीय गति में विस्थापन s होता है। कोणीय गति के अंदर वही विस्थापन कन्वर्ट हो जाता है कोणीय विस्थापन थीटा में। फिर रेखीय गति के अंदर वेग होता है v, अंतिम वेग। ये क्या है? अंतिम वेग। यहां पर वही अंतिम वेग होता है बच्चों ओमेगा। ठीक है, फिर रेखीय गति में प्रारंभिक वेग होता है u, कोणीय गति में यही प्रारंभिक वेग हो जाता है ओमेगा नॉट। फिर रेखीय गति में त्वरण होता है a, कोणीय गति में यही त्वरण हो जाता है अल्फा। ये चेंजेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सारी चीजें, विस्थापन कोणीय विस्थापन से, वेग कोणीय वेग से, त्वरण कोणीय त्वरण से, और समय तो दुनिया में हर जगह एक जैसा ही है, टी चलेगा। बस ये चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो ये वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? अंतिम वेग है तो अंतिम कोणीय वेग इज इक्वल्स टू प्रारंभिक कोणीय वेग प्लस अल्फा टी। अरे त्वरण की जगह कोणीय त्वरण। ठीक है, चलो इसको देखो कैसे लिखेंगे। विस्थापन कोणीय विस्थापन, प्रारंभिक वेग प्रारंभिक कोणीय वेग, फिर टी ऐसा का ऐसा है ना, हाफ अल्फा। अल्फा देखो देवताओं, अल्फा कैसे काम करेंगे? अल्फा के लिए सॉरी ए की जगह अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखो। v अंतिम वेग था, अंतिम कोणीय वेग। प्रारंभिक वेग था, प्रारंभिक कोणीय वेग। फिर 2 ए की जगह अल्फा और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। पता चला फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहे हैं? ये ध्यान में रखिएगा, है ना। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, कई बार आप देखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर बहुत सारी अगर आप किताबें उठा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कई बार इस फॉर्मूला में वो माइनस यूज कर लेते हैं। कैसे पता चले कब माइनस यूज करें? तो ध्यान में रखिएगा, अगर कोणीय वेग बढ़ रहा है, अगर कोणीय वेग बढ़ रहा है तो ये फॉर्मूला ऐसा का ऐसा। लेकिन अगर यही कोणीय वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इस फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। ऐसे ही रेखीय वेग में भी यही होता था बच्चों, है ना। रेखीय गति में भी ऐसे ही होता था कि अगर वेग बढ़ रहा है तो ये ऐसा का ऐसा त्वरण प्लस का होता था, और अगर वेग घट रहा है तो त्वरण कैसा होता है? माइनस का होता है। ठीक है, तो त्वरण माइनस का होगा तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ध्यान में रखो कि अगर वेग घट रहा है तो ये फॉर्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो उसी की तर्ज पे ये वाला फॉर्मूला क्या बनता? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी बनता। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या बनता? s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वेग घट रहा था। ठीक, ऐसे ही कोणीय वेग घटेगा तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होगा। ठीक, ये भी सीन ऐसे ही,
वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो ऐसे ही ओमेगा को देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, सॉरी माइनस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्जन सेम ही चलते हैं, इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आता है, ध्यान में रखोगे। तो हम बोलेंगे अगर वेग बढ़ रहा है तो ये फॉर्मूला ऐसा का ऐसा, वेग घट रहा है तो जहां जहां प्लस लगाया था वहां वहां क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, बात दिमाग में रह जाएगी। चलिए अब आगे देखो एक और चीज, ये क्लियर हुआ। एक चीज और बतानी है, कई बार क्या होता है वो पूछता है कि चक्करों की संख्या ज्ञात करो। कोई भी पिंड घूम रहा होगा और बोल रहा है कि 20 सेकंड बाद में कितने चक्कर लगा लिए, 10 सेकंड बाद में कितने चक्कर लगा लिए, तो चक्करों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे तो कहीं कोई चक्कर करना है, ठीक। तो फिर आप देखेंगे ये कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन ही आपको चक्करों की संख्या बताएगा। कैसे बताएगा, इसका तरीका देखिए। हम बोल रहे हैं कि ये कोई भी पिंड ए से चालू हुआ और वापस अगर ए तक पहुंच जाता है, वापस अगर कहां तक पहुंच जाता है, ए तक पहुंच जाता है, तो उसने कितना कोण बनाया बीच में, आंसर है 2 पाई। 2 पाई कोण बनाने के लिए उसने कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया पूरा। तो अगर 2 चक्कर लगाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा क्या। 4 पाई में कितने चक्कर हो जाएंगे, 2 चक्कर। 3 चक्कर लगाएगा तो यही वापस से 2 पाई और ऐड कर दो, 6 पाई हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट पता चला, हमें ये पता चला कि एक चक्कर में 2 पाई कोण होता है भैया। ये बात हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक। तो चक्करों की संख्या क्या होती है वो ध्यान में रखिए। ये इसको हटा देता हूं। चक्करों की संख्या गुणा 2 पाई इज इक्वल्स टू होता है बच्चों कोणीय विस्थापन। क्या होता है, कोणीय विस्थापन थीटा। करके देख लो भैया, एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन होगा, आंसर है 1 गुणा 2 पाई। 2 पाई कोणीय विस्थापन होता है। उसने 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर मतलब पहला चक्कर 2 पाई, दूसरा चक्कर 4 पाई और तीसरा चक्कर 6 पाई। कैसे आया 6 पाई, सिंपल सा तरीका था, आपने 2 पाई को किससे गुणा कर दिया, चक्करों की संख्या से गुणा कर दिया, 6 पाई आ गया। 6 पाई क्या है, कोणीय विस्थापन है, ठीक। तो ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि चक्करों की संख्या n मान लो गुणा 2 पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोणीय विस्थापन थीटा होता है। वैसे मैंने n को क्या लिख रखा है, आवृत्ति लिख रखा है, तो मैं इसे चक्करों की संख्या ही लिखूंगा। ठीक है, तो चक्करों की संख्या अगर आ जाए, एग्जाम के अंदर आ जाए क्वेश्चन की चक्करों की संख्या ज्ञात करो, वैसे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा चक्करों की संख्या वाले, तो आपको ये और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा कि चक्करों की संख्या का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। चक्करों की संख्या इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, 2 पाई। अरे थीटा में किसका भाग लगाओ, 2 पाई का भाग लगाओ, आसानी से आ जाएगा। तो थीटा तो इन्हीं फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है। और इन फॉर्मूला से निकलने के बाद में हमें उसमें 2 पाई का डिवाइड लगाना है, ऑटोमेटिकली चक्करों की संख्या आ जाएगी। ठीक है बात, ठीक। तो ये पता चला, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो यूटिलाइज होता है लगातार, है ना। चलिए, तो अब मैं एक साथ लिख रहा हूं फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला जो हमें पता होने चाहिए, इसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे लगातार, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन ने लिखा था विस्थापन के लिए, विस्थापन के लिए क्या लिखा था, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, पहला, अरे यही लिखा था रे देवताओं, मात्रक क्या, रेडियन। फिर इसके बाद में ओमेगा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का जो फॉर्मूला हमने लिखा था दैट इज डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, या फिर इसका एक फॉर्मूला लिखा था 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, या फिर इसका एक फॉर्मूला लिखा था 2 पाई एन। बताओ ओमेगा के यही फॉर्मूला लिखे हैं क्या, अरे इसी तरीके से काम किया था ना रे। चलिए, तो ये वो बेसिक फॉर्मूला थे जो हमें पता होना चाहिए। या फिर एक फॉर्मूला और हमने लिखा था V इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, इतना ही था।
चलिए, फिर इसके बाद में हमने नेक्स्ट फॉर्मूला और कौन सा यूज किया कोणीय त्वरण के लिए। कोणीय त्वरण बराबर क्या होना चाहिए, डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी, या डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी, ऐसा भी लिख सकते हो, ये ध्यान में रखना है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन औसत त्वरण से आते हैं नॉर्मली, तो अपन वो क्वेश्चन भी देखेंगे। कुल मिलाकर के ओमेगा डिवाइडेड बाय टी है ये क्या है, ओमेगा डिवाइडेड बाय टी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। फिर ओमेगा क्या लिख सकते हैं अपन, v बाई आर लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। इसका एक फॉर्मूला और कि आप ऐसा लिख सकते हो, ओमेगा की जगह अपन ने क्या लिखा, v डिवाइडेड बाय क्या आर, और उसका क्या किया अपन ने, अवकलन किया था। तो dv डिवाइडेड बाय dt की जगह क्या लिखा था, a लिखा था क्या, तो ये फॉर्मूला आ रहा था a बाई आर, या फिर a इज इक्वल्स टू अल्फा आर, ये फॉर्मूला अपन ने लिखा था। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला थे जो हमेशा पता होने चाहिए। फिर मैंने आपको बोला कि ये फॉर्मूला और ध्यान में रख लीजिएगा, किससे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की तर्ज पे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की तर्ज पे, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as की तर्ज पर। कौन कौन से फॉर्मूला, v को किससे कन्वर्ट करेंगे, ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू क्या, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला भी याद है, ठीक। और यही वो सारे फॉर्मूला जो रिपीटेशन में चलता है, एक चक्करों की संख्या थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। अगर ये सारी चीजें याद है डेफिनेटली सारे क्वेश्चन होंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में, और ये पैटर्न मैंने बता दिया था कि कब यहाँ पे माइनस लगाना है, अगर वेग कम हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, कोणीय वेग कम हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। चलिए अब डेटा को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ये चीजें आपको नेक्स्ट स्लाइड में न्यूमेरिकल्स के साथ में मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलते हैं बच्चों। देखिए क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक पहिया स्थिर अवस्था में 3 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से गति प्रारंभ करता है। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या बोल रहा है, पहली लाइन के अंदर आपको कोणीय त्वरण दे रखा है, और वो भी कितना बच्चों, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करेंगे, अल्फा से, और ये कितना है, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, पहला जो सीधा सीधा दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है, पहिया स्थिर अवस्था में, मतलब प्रारंभ में वो रुका हुआ था। अगर प्रारंभ में वो रुका हुआ था तो उसका कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट कितना होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। रुका हुआ था इसलिए कोणीय वेग उसका 0 है, ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है, 4 सेकंड पश्चात पहिए का कोणीय वेग तथा कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब आपको कितने समय पश्चात, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ये दे रखा है। और इसके बाद में आपको क्या ज्ञात करना है, अंतिम कोणीय वेग पहला, दूसरा कोणीय विस्थापन होता है थीटा बच्चों, ठीक है। ये 2 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, और निहायत ही सिंपल है। देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास में, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बताओ यही है क्या, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी, 0, अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, और टी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 12 कितना होगा रे देवताओं, 12 आएगा क्या। ओमेगा कोणीय वेग है रेडियन पर सेकंड, मात्रक क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड। तो इस तरीके से आपको वो ऑप्शन के अंदर चूज करना था कि 12 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन ABCD दिए हुए आएंगे तो आपको सिर्फ चूज ही करना था। मैंने तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन राइट किया है। चलिए और क्या बोल रहा है, कोणीय वेग तो हो चुका, कोणीय विस्थापन के लिए दूसरा समीकरण यूज करो रे। दूसरा समीकरण थीटा इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बताओ यही था क्या, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी, 0। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया ना, छोड़ो इस चीज को। तो जहां से काम होगा वो देख लो। हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है, टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 × 4, इसको ऐसा हटाऊं तो यहाँ पे 2 लिख दूं क्या,
ये 6, 6 4 जो 24 आएगा क्या रे, 24। और एंगल है बच्चों, रेडियन आएगा नहीं आएगा आंसर में, एंगल को किस में मेजर करेंगे, रेडियन में, डिग्री मत लिख देना, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था जो पूछ सकता है आपको एग्जाम के अंदर। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि जैसे ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा समझिए कि डेटा को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। अगर आपको डेटा को इंटरप्रेट करना आ गया, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन डन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब इसके बाद में आगे काम करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहां वाला क्या बोल रहा है, एक बिजली का पंखा 600 आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है बच्चों रोटेशन पर मिनट या चक्कर प्रति मिनट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम रोटेशन पर मिनट की चाल से घूर्णन करता है। देखो क्या बोल रहा है, एक बिजली का पंखा प्रारंभ में है, ये बात ध्यान में रखना, अगर घूम रहा है इसका मतलब इनिशियल कंडीशन दे रखी है उसने, 400 आरपीएम की चाल से घूर्णन कर रहा है। जब विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है तो पंखा 60 चक्कर के पश्चात रुक जाता है। इसका मतलब विद्युत प्रवाह समाप्त, 60 चक्कर के बाद में रुक गया, इसका मतलब अंतिम जो कोणीय वेग है वो 0 है, ध्यान में रखना। तो ये जो आपको डेटा दिया हुआ था वो डेफिनेटली क्या होगा, प्रारंभिक ही होगा। अब इसको इंटरप्रेट करने का तरीका आना चाहिए बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है, तो हमने बोला प्रारंभिक कोणीय वेग दे रखा है आपको, ये जो आरपीएम में जितना भी दिया हुआ होता है ना डेटा, ये सारा का सारा कोणीय वेग ही होता है, प्रारंभिक होगा या अंतिम होगा ये आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में पता चलेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा 600 आरपीएम से था, हालांकि ये वैसे कोणीय फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा वो समझिए। 600 ऐसा का ऐसा, आर का मतलब होता है रोटेशन, रोटेशन का मतलब होता है चक्कर, और एक चक्कर में कितने कोण होते हैं बच्चों, 360 डिग्री कोण होता है, मतलब 2 पाई रेडियन कोण होता है। तो रोटेशन को कन्वर्ट करने के लिए ये हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पर मिनट, मिनट कहाँ आया, नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आया तो मिनट नीचे है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखना, आरपीएम को कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। रोटेशन को 2 पाई से, मिनट को नीचे डिवाइड से 60 किया है ना, ठीक। तो ये क्या हो गया, अब देखो अब वो कोण में कन्वर्ट हो गया, तो मात्रक क्या बना, ऊपर तो आया रेडियन और नीचे मिनट हो गया सेकंड के अंदर, तो नीचे आया सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और रेडियन पर सेकंड किसका मात्रक होता है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से चक्कर प्रति मिनट को या फिर रोटेशन पर मिनट को चेंज करता है। वापस से देख लो क्या दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूं हमें दिया हुआ है चक्कर प्रति मिनट, प्रति मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लिख सकते हैं चक्कर बटा मिनट, ऐसा दिया हुआ है। ये वास्तविकता में क्या है बच्चों, आवृत्ति है। ये देखा जाए तो ये क्या है, आवृत्ति। मैं इस आवृत्ति से क्या बना रहा हूं, कोणीय वेग बना रहा हूं। तो कोणीय वेग कैसे बनाऊंगा, उसका तरीका, चक्कर को कन्वर्ट करूंगा कोण में, एक चक्कर में कितना कोण हो सकता है, 2 पाई, कितना कोण, 2 पाई, और मिनट को किस में कन्वर्ट करूं, सेकंड के अंदर, तो क्या लगाऊं, 60, और अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, रेडियन पर सेकंड में। पता चल गया क्या, एक तरीका ये है। अदरवाइज आप इसे फ्रीक्वेंसी लिखो, आप इसको आवृत्ति लिखो कि ये जो 600 है ना, ये आपको क्या दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है, ठीक। लेकिन ये मिनट में नहीं रहने दो, मैं इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा के फिर वो और काम करवा रहा था, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट ये याद रखो, आपको वैसे भी डेटा कोणीय वेग का ऐसे ही दिया हुआ होगा, ठीक है। तो हमें ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हमने बोला ये कुछ ऐसा होगा, ये 10 आ जाएगा क्या, और 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20 पाई आएगा, 20 पाई रेडियन पर सेकंड। ये क्या है, प्रारंभिक वेग। और कितने समय पश्चात, देखो नहीं समय तो पूछा है उसने, 60 चक्कर लगाने के पश्चात रुक जाता है, तो अंतिम कोणीय वेग कितना है उसका, 0 है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते उसने कितने चक्कर लगा लिए, कितने देवताओं, 60 चक्कर, चक्करों की संख्या,
चक्कर कितने हैं 60 हैं, और एक चक्कर में कितना कोण होता है बच्चों 2 पाई, तो 60 चक्कर में कितना कोण, कोणीय विस्थापन कितना, चक्कर को किससे गुणा कर दीजिए बच्चों 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वापस से एक चक्कर में 2 पाई कोण, तो 60 चक्कर में कितना कोण, 2 पाई को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो कोण ही क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। कितना आएगा रे 120 पाई रेडियन, मात्रक अगर लगाऊं तो। ठीक है, थीटा मेरे पास में है, ओमेगा मेरे पास में है, ओमेगा नॉट मेरे पास में है, मैं आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूं। किस तरीके से, चलिए थीटा का एक फॉर्मूला था बच्चों, क्या भाई, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। लेकिन इस वाले फॉर्मूले को करने के लिए किसकी वैल्यू सबसे पहले चाहिए, अल्फा की। तो हमारा पहला टास्क क्या होना चाहिए, हमें अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हम रामायण कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसी डेटा से हमें सारा काम करना पड़ेगा। कैसे, तो तीसरा समीकरण देखो, तीसरा समीकरण क्या था बच्चों, तो हमारे पास में था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इस वाले से आसानी से क्या निकाला जा सकता है, अल्फा निकाला जा सकता है। आप बोलोगे सर पहला भी तो यूज कर सकते थे, बिल्कुल पहला यूज कर सकते थे, लेकिन देखो क्या हमें समय पता है, समय तो अज्ञात है। क्या हमें अल्फा पता है, नहीं पता, दोनों चीजें ही अज्ञात है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। इसलिए वो समीकरण देखो जिसमें सारी चीजें हमें ज्ञात हो, बस एक चीज अज्ञात हो जिसे हम आसानी से ज्ञात कर पाए। ठीक है, दूसरा, इस फॉर्मूले को चेंज करना मैंने आपको बताया है बच्चों। ये जो अल्फा होता है ना, अल्फा कोणीय त्वरण, ये प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो ये कब प्लस का देखेंगे, कब माइनस का देखेंगे, तो हम बोलेंगे अगर कोणीय वेग घट रहा है, देखो प्रारंभिक 20 पाई था, अंतिम 0 हो गया, अगर कोणीय वेग घटेगा तो फिर कोणीय त्वरण माइनस का होता है, तो ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाएगा। और अगर कोणीय वेग बढ़े, ऐसा भी क्वेश्चन है अपने पास में जिसमें कोणीय वेग बढ़ेगा, और अगर कोणीय वेग बढ़ेगा तो फिर ये अल्फा प्लस का ही होगा, तो ये फॉर्मूला भी किसका होगा, प्लस का होगा। पता चला, ये फॉर्मूले में प्लस और माइनस यहाँ पे कैसे लगाएंगे, अगर कोणीय वेग घट रहा है तो माइनस, कोणीय वेग बढ़ रहा है तो प्लस, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। चलिए फाइनल कितना, 0। ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर मतलब 20 पाई और इसका क्या बच्चों स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा मेरे को कैलकुलेट करना है, और थीटा की वैल्यू 120 पाई है। ठीक है, चलिए ये वाली चीज इस तरफ लेकर के आ जाए, तो ये क्या होगा, माइनस का था, इस तरफ आते प्लस का, 2 अल्फा और 120 पाई, और इस तरफ देखो, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 20 पाई मल्टीप्लाइड विथ 20 पाई। बताओ ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 20 से इसको हटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्या इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा का ऐसा इसके साथ में देखिए, ये शायद 10 बन जाए और ये कट जाएगा, यहाँ पे 6 रिमेनिंग है, यहाँ पे 10 रिमेनिंग है, और पाई भी रिमेनिंग है ना। तो हमारे पास में देखो क्या हो रहा है, अल्फा की अगर वैल्यू निकाली जाए तो ये आ रहा है 10 पाई, और उसमें डिवाइड किसका लग रहा है, 6 का, इसका मतलब हो गया 5 पाई बाई 3। ये क्या है, अल्फा कोणीय त्वरण, किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में आएगा, सॉरी सेकंड स्क्वायर में आएगा। अल्फा आ चुका, क्लियर है ये बात तो। चलिए, तो ये हमारे पास में अल्फा डन हुआ। अब जैसे ही अल्फा आएगा हम टी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या, ये इतना डन है। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या, इसका सॉल्यूशन समझ में आया। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए अपन ने कौन सी इक्वेशन यूज करी थी, थर्ड इक्वेशन यूज की थी। तो अब हमारे पास में अल्फा क्या आ चुका है, हमारे पास में अल्फा आ रहा है 5 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की कैलकुलेशन डन हो गई है। फिर इसके बाद में समय ज्ञात करना था,
हमें क्या ज्ञात करना था बच्चों? समय ज्ञात करना था, ध्यान में रखिएगा। तो समय कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। कैसे भाई? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कोणीय वेग घट रहा है, तो ये वाले फॉर्मूले में यहां पर भी, जहां पर भी अल्फा है उसके साथ में क्या लगा दूं? माइनस लगा देना। ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी? 0। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी? 20 पाई, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी? 5 पाई डिवाइडेड बाय 3, और टी ऐसा का ऐसा। इसको उठा करके इस तरफ लेकर के आओ। 5 पाई बाई 3t इज इक्वल्स टू 20 पाई। पाई से पाई कैंसिल, और 5 से इसको हटाओगे तो कितना? 4 आएगा क्या? और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो t इज इक्वल्स टू कितना आया बच्चों? नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। 3 कहाँ से आएगा रे? 12 आएगा। 12 सेकेंड। आफ्टर 12 सेकेंड द फैन विल बी स्टॉप्ड। वो जो पंखा है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ध्यान में रखना। तो फाइनल आंसर कितना चाहिए था? 12 सेकेंड चाहिए था। तो जो ऑप्शन में 12 आएगा उसको टिक कर दीजिएगा। हमने क्या क्या किया बच्चों? इसके अंदर जो डेटा दिया हुआ था उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले अल्फा को कैलकुलेट किया, कोणीय त्वरण को, और जैसे ही कोणीय त्वरण आया पहले समीकरण का उपयोग किया और समय को कैलकुलेट किया। ठीक है, ये तरीका है। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी डन है। पंखे वाला सवाल भी क्वेश्चन डन है ना। ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, आप देखेंगे बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इस तरफ वाला क्या बोल रहा है? एक इंजन की मोटर अपने अक्ष के सापेक्ष, एक इंजन की मोटर अपने अक्ष के सापेक्ष 100 चक्कर प्रति मिनट के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? प्रारंभिक दे रखा है, देखो कैसे पता चला? घूर्णन कर रही है, मतलब जब हमने देखा तब वो इस चाल से चल ही रही थी, तो हमारे लिए क्या है? प्रारंभिक है। इंजन बंद करने के, इंजन को बंद कर रहे हैं तो फिर कोणीय वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बंद करने के 10 सेकंड बाद में यह विराम अवस्था में क्या आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, मोटर पहले कितने से रोटेशन कर रही थी? 100 चक्कर प्रति मिनट से रोटेशन कर रही थी। बताओ भाई कैसे इंटरप्रेट करोगे? कोणीय वेग देखेंगे क्या? तो सॉल्यूशन देखो, कोणीय वेग प्रारंभिक ही होगा, तो हमने बोला कोणीय वेग ओमेगा नॉट बराबर कितना है? 100 चक्कर प्रति मिनट। चक्कर के लिए कितना बताया था? 2 पाई से मल्टीप्लाई, और मिनट नीचे की ओर है, नीचे 60 आएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? रेडियन प्रति सेकंड में। बताया था नहीं बताया था? तो ये चीजें बेसिक है, इन्हें ध्यान में रखो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 10 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा नॉट है, और फिर वो रुक जाती है मोटर। इसका मतलब अंतिम कोणीय वेग कितना है उसका? 0 है। अंतिम कोणीय वेग 0 है। फिर कितने सेकंड बाद में रुक जाती है? t इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 10 सेकंड दे रखा है। बहुत बढ़िया। अब ये और ध्यान में रखो, कोणीय वेग प्रारंभिक इतना, अंतिम इतना, कोणीय वेग घट रहा है। कोणीय वेग घट रहा है, इसका मतलब फॉर्मूले कौन से? माइनस वाले यूज करेंगे अपन। बात समझ रहे हो क्या? अल्फा वाला माइनस जाएगा तो फिर अपना फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? विराम अवस्था तक आने में इसके द्वारा किए गए कुल चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, चक्करों की संख्या रिलेटेड है किससे? कोण से। अगर आपको कोणीय विस्थापन पता है तो आप आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? चक्करों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें कुल मिलाकर के कोणीय विस्थापन ज्ञात करना है। अब कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला देखो, कौन कौन से फॉर्मूले हैं कोणीय विस्थापन के? तो हमने बोला थीटा का एक फॉर्मूला तो ये था, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये। दूसरा जिसमें थीटा था दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। दो फॉर्मूला थे। ठीक, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? अल्फा पता होना चाहिए, कोणीय त्वरण पता होना चाहिए। समय अगले ने दे रखा है, ओमेगा नॉट अगले ने दे रखा है, तो अल्फा पता होना चाहिए अगर मेरे को इससे थीटा निकालना है। दूसरा, इस वाले से अगर थीटा निकालना है तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? ये पता है, ये पता है, वापस से अल्फा पता होना चाहिए।
तो हर एक केस में एक डेटा तो चाहिए ही चाहिए। क्या बच्चों? अल्फा। अल्फा सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा, कोणीय त्वरण। और जैसे ही कोणीय त्वरण आएगा हम कोणीय विस्थापन हाथों हाथ कैलकुलेट करेंगे। और कोणीय त्वरण को कैलकुलेट करने के लिए पहला समीकरण यूज कर रहा हूं बच्चों। देखो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बताओ ये लिखा था क्या? फिर कोणीय वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर कोणीय वेग घट रहा है तो ये वाला फॉर्मूला कैसा? माइनस का, ठीक है। इस तरीके से काम करेंगे। चलिए, फिर ये कोणीय वेग कितना? 0 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कितना? 10 पाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा तो कैलकुलेट करना है। टी की वैल्यू कितनी है? 10 है। ये इस तरफ आ गया, तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 3। 10 से 10 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बताओ अल्फा कैलकुलेट हो गया, तो हमने साइड में लिख दिया कि भैया अल्फा हमारे पास में आ चुका है पाई बाई 3। अल्फा क्या आया है? पाई बाई 3 आया, पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये अल्फा आ चुका, डन है। अगर अल्फा आ चुका तो फिर कोई भी समीकरण यूज कर लो, काम हो जाएगा। चाहे दूसरा यूज करो चाहे तीसरा यूज कर लो, सारे समीकरण से काम हो जाएगा। मैं दूसरा डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, थीटा निकाल रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कोणीय वेग घट रहा है, कोणीय वेग घट रहा है तो फॉर्मूला कैसा? माइनस का, ठीक है। चलो, ओमेगा नॉट की वैल्यू देखो दी हुई है 10 पाई डिवाइड बाई 3। टी की वैल्यू कितनी? 10 माइनस हाफ अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3। टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना कर लूँ? 100 कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 100 पाई हो जाएगा क्या? बाई 3। और इसको देखोगे तो ये भी 100 पाई है लेकिन बाई 6 है, ऐसा ही है। सॉल्व करो, क्या आएगा? एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 200 पाई आ जाएगा। और इधर कितना होगा? 100 पाई आएगा। तो वापस से 100 पाई आएगा, तो ये होगा 100 पाई डिवाइडेड बाय 6। ये किसकी वैल्यू है? थीटा की, रेडियन में। बात समझ में आई क्या? तो हमारे पास में एक डेटा और आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू 100 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। अब पहले तो ये देखो, उसने थीटा पूछा था या चक्कर पूछे थे? क्या पूछा था? चक्कर ज्ञात करना। थीटा तो एक तरीका है कैलकुलेट करने का, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था? चक्कर। पता चला थीटा कैलकुलेट हो। अब चक्कर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अपन ने बोला, समझना इस चीज को, एक चक्कर के लिए कितना कोण चाहिए? 2 पाई कोण चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक चक्कर में कितना कोण कंप्लीट हो जाता है? इतना। तो इतना कोण कंप्लीट हो रहा है तो कितने चक्कर होंगे? तो इसको उल्टा इंटरप्रेट कर दो। 2 पाई कोण में एक चक्कर, तो एक कोण में कितना? 1/2 पाई। तो इतने कोण में मल्टीप्लाई कर दूं क्या? 1/2 पाई मल्टीप्लाइड 100 पाई बाई 3। क्या होगा? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 50। तो कितने चक्कर कंप्लीट हो गए? 50/3 चक्कर कंप्लीट होते। ये ऑप्शन आता, ठीक। और कुल मिलाकर के आप इतनी रामायण नहीं करो, ये तो मैंने 10वीं के तरीके से समझा रखा है आपको, है ना। सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है चक्करों की संख्या का फॉर्मूला मैंने शुरुआत में ही लिखा दिया था, लिखा है इस वीडियो की शुरुआत में। चक्करों की संख्या होती है कोणीय विस्थापन डिवाइडेड बाय 2 पाई। कोणीय विस्थापन डिवाइडेड बाय 2 पाई। कोणीय विस्थापन कितना? 100 पाई बटा 3 और डिवाइडेड बाय क्या? 2 पाई करो, पाई से पाई और ये 50 आएगा, तो ये आएगा 50/3 चक्कर कंप्लीट। इस तरीके से काम करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, इससे अपना काम हो जाएगा। फॉर्मूला थोड़ा भी पता है, काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। डन हुआ ये। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट वन और फाइनल वन इस वाले स्लाइड का। नेक्स्ट स्लाइड में अभी और क्वेश्चन आने वाले हैं।
चिंता मत करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कराऊंगा जिससे आपके हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, आगे देखो क्या बोल रहा है, ये क्लियर हुआ ना बच्चों? क्लियर था? डेटा को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए जाएं। आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑटोमोबाइल इंजन का ऑटोमोबाइल इंजन का कोणीय वेग 16 सेकंड में 1200 आरपीएम से बढ़कर 3120 आरपीएम हो जाता है। देखो कोणीय वेग बढ़ रहा है, इस बार कोणीय वेग बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? कोणीय वेग बढ़ रहा है तो इस बार फॉर्मूला प्लस वाला ही आने वाला है। फिर कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए, इस समय में इंजन कितने चक्कर लगाएगा? बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ है इससे यहां तक पहुंच रहा है, मतलब ये प्रारंभिक कोणीय वेग है, ये अंतिम कोणीय वेग है। तो मैंने बोला प्रारंभिक कोणीय वेग बच्चों ओमेगा नॉट बराबर कितना? 1200 आरपीएम, रोटेशन के लिए 2 पाई और मिनट के लिए 60। बताओ ऐसे ही करूं क्या? यही करूं? कितना आएगा? 40 आएगा क्या? 40 पाई रेडियन पर सेकेंड ओमेगा नॉट। फिर फाइनल कितना हुआ? 3120 वही आरपीएम था, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। यही कॉन्सेप्ट रखो, 0 से 0 कैंसिल, हटाओ देखे इससे कितना होगा? 6 पंजो 30, 1 6 दूनी 12, 52 और 52 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये फाइनल। फिर कितने सेकंड में कोणीय वेग? 16 सेकंड में। समय कितना दिया हुआ है? 16 सेकंड दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? कोणीय त्वरण पहले ही समीकरण से हो जाएगा, पहले ही समीकरण से। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और मैं प्लस वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं बताओ भाई? क्योंकि कोणीय वेग बढ़ रहा है, प्रारंभिक देखो और अंतिम देखो, कोणीय वेग बढ़ रहा है तो फिर ये वाला फॉर्मूला प्लस का ही चलेगा। ओमेगा देखिए, ओमेगा की वैल्यू कितनी? 104 पाई इज इक्वल्स टू 40 पाई प्लस अल्फा तो कैलकुलेट करना है और टी की वैल्यू कितनी है? 16 है। चलिए 40 पाई को इधर लेकर के आओ, 104 पाई माइनस 40 पाई इज इक्वल्स टू 16 अल्फा, कितना होगा? 64 आएगा क्या? 64 पाई इज इक्वल्स टू 16 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 1664, 4 पाई। बताओ, अरे ये 4 बार ही तो कटेगा ना। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर इस समय में इंजन कितने चक्कर लगाएगा? चक्करों की संख्या, और चक्करों की संख्या के लिए क्या? थीटा को कैलकुलेट कीजिए, है ना यार? यही तो बताया था, पहले थीटा और थीटा में 2 पाई का भाग लगा दीजिएगा। तो फिर थीटा इज इक्वल्स टू कितना फॉर्मूला बताया था? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और प्लस में ही चलेंगे भाई। ओमेगा नॉट कितना है? ओमेगा नॉट 40 पाई, ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी है? 16। कैलकुलेशन बढ़ने वाली है। 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 पाई, और टी की वैल्यू 16 है, तो 16 इंटू 16। ठीक है, चलिए 16 चौक 64 पाई प्लस इसको इससे हटाऊं तो 2 पाई आएगा क्या? और 16 इंटू 16 256, 256 का दुगना होता है 512। 256 का करके देख लो ना रे, 2 से गुणा करके देख लो, 512 ही आएगा। चलिए जोड़ो, कितना आया रे? पाई तो आएगा ही आएगा, है ना। फिर ये 2, ये 5 और ये 1152 पाई, ये क्या है बच्चों? थीटा का मान है, रेडियन। ठीक है, और अगर थीटा आ गया तो चक्करों की संख्या के लिए क्या बताया था? चक्करों की संख्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, चक्करों की संख्या बराबर क्या? थीटा में किसका भाग लगाओ? 2 पाई का। थीटा की वैल्यू कितनी है? 1152
52 पाई, और इसमें 2 पाई का भाग लगाया, पाई से पाई कैंसिल, बताओ कितना आएगा रे, 5, फिर 1 7, फिर 1 6, इतने चक्कर वो क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, वैसे 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14, 1, ठीक है सही, यही आएगा। इतने चक्कर क्या कर लेगा वो, रुकने लगा लेगा, कितने सेकंड में, 16 सेकंड के अंदर इतने चक्कर वो कंप्लीट कर लेगा। खूब कंप्लीट कर रहा है, स्पीड अच्छी खासी थी, ठीक है। पता चला कोणीय त्वरण कैलकुलेट करने के लिए अपन ने पहला समीकरण यूज किया, फिर चक्रों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए हमें थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा आते ही उसमें किसका भाग लगा देंगे, 2 पाई का भाग लगा देंगे, चक्करों की संख्या आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, औसत कोणीय त्वरण के ऊपर है, वो क्वेश्चन अच्छा है। वो दोनों क्वेश्चन जो आगे अपन करने वाले हैं, दोनों तीनों, वो सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है वो, और ये अच्छे सवाल हैं, हालांकि सारे सवाल ही बढ़िया हैं। देखो क्या बोल रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, डेफिनेटली करती ही है। इसकी कोणीय चाल क्या है? एक बहुत अच्छा और सीधा सवाल है बच्चों, कि पृथ्वी की कोणीय चाल क्या है, सीधा सीधा पूछ सकता है। देखिए, तो कोणीय चाल मतलब ओमेगा, और ओमेगा का दो फॉर्मूला बहुत सीधे सीधे हैं। एक तो होता है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई एन, जो मैंने आपको लिखा रखा है। दूसरा होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, बताओ लिखा है नहीं लिखा है, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम आसानी से इसकी कोणीय चाल कैलकुलेट कर सकते हैं। पृथ्वी के लिए कैपिटल टी मतलब आवर्तकाल कितना होता है बच्चों, 24 घंटे होता है क्या। 24 घंटे में वो क्या कर लेती है, एक पूरा अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगा लेती है ना। अपने अक्ष की बात कर रहा है वो, ध्यान में रखिएगा, अपने अक्ष पे 24 घंटे में चक्कर, और सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में चक्कर, ध्यान में रखिएगा। तो ये लिखा जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 घंटे, घंटे को कन्वर्ट किया मिनट में, और मिनट को कन्वर्ट किया किस में, सेकंड में, ये ध्यान में रखें। तो ये है पृथ्वी के लिए क्या बच्चों, कोणीय चाल, रेडियन पर सेकंड। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, आपको तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए और क्या बोल रहा है, भूमध्य रेखा पर स्थित एक कण की रेखीय चाल क्या होगी। पृथ्वी की भूमध्य रेखा क्या होगी, लेट्स सपोज करो ये पृथ्वी है, इसे पृथ्वी मान लीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट है भूमध्य रेखा पर, ये भूमध्य रेखा होती है बिल्कुल बीचों बीच से जो गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से जो गुजरेगी वो भूमध्य रेखा, इस पे कोई पॉइंट है ना। तो अगर पृथ्वी घूमेगी तो ये पॉइंट भी क्या करेगा, घूमेगा। तो बोल रहे हैं कि इस पॉइंट की रेखीय चाल क्या होगी, और रेखीय चाल का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये भी लिखा रखा है ना। कोणीय चाल और रेखीय चाल में संबंध है ये, या कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। फिर क्या करे भैया, ओमेगा अभी अपन ने कैलकुलेट किया, आर पृथ्वी की त्रिज्या है, क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक। तो ओमेगा का मान कितना बच्चों, 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। और आर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6400, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, बताओ ऐसा कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब ये कैसे सॉल्व हो सकता है, किससे, पहले तो 0 से 0 हटा दीजिए, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। फिर इसको देखूंगा तो ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। फिर मेरे हिसाब से ये 3 से नहीं 2 से ही डिविजिबल है, यहाँ पे 32 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 16 आएगा कट करने पर, और यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 पे रुक गया, ठीक है। ऐसे ही इसको देखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे वापस से 3 आएगा। इसको देखूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे वापस से क्या आएगा, 3 आएगा। तो गौर करेंगे तो ऊपर 4 पाई रह रहा है ना, ऊपर आप देखोगे तो ऊपर कितना, 4 पाई, और 1000 लिख लूँ क्या, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 9 और 27, ठीक। तो इस चीज को एक बार के लिए सॉल्व कीजिएगा, आपको क्या पता चल जाएगा, रेखीय चाल पता चल जाएगी, ठीक। और ये चाल जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर सेकंड में लेना है तो इसको हटा दीजिएगा,
है ना। अगर ऑप्शन में किलोमीटर पर सेकंड का है तो फिर वो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा, वो होगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 27, और ये हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर सेकंड में। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिएगा कि वो आंसर किस में निकलवाने को बोल रहा है, मीटर पर सेकंड में तो इतना, और किलोमीटर पर सेकंड में तो भाई इतना। 4 पाई का मतलब होता है 12.56, ऊपर 12.56 है और नीचे 27 है। 12.56 26, ये लगभग 0.5 के आसपास होगा, 0.5 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, लगभग बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 0.5 के आसपास में आंसर आना चाहिए, 0.5 और 0.4 के बीच में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगी, उसकी रेखीय चाल होगी। डन हुआ, ये क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कोई बड़ी भारी चीज नहीं थी, लेकिन ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखो, ये क्लियर है ना, ये सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, आ सकता है। आगे देखिए, एक कार का पहिया 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है। कार का पहिया किस चाल से, 20 चक्कर प्रति सेकंड। देखो क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, पहले था चक्कर प्रति मिनट, इस बार दे दिया चक्कर प्रति सेकंड, बहुत सीधा कर दिया। अब तो कन्वर्ट करने में ज्यादा दिक्कत आएगी ही नहीं। देखो, तो कार का पहिया प्रारंभिक चाल कितनी दे रखी है, 20 चक्कर पर सेकंड, तो हमें ओमेगा दे रखा है, प्रारंभिक है तो ओमेगा नॉट, 20 चक्कर को कन्वर्ट करें तो क्या, 2 पाई, ठीक, और सेकंड तो सेकंड में ही रहना चाहिए था, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बस ये इतना ही होगा बच्चों। और ये अभी किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन पर सेकंड, बस इतना ही था, है ना। नीचे 60 का भाग मत लगा देना, पता चले वही पुरानी वाली आदत रह जाए मिनट वाली। ठीक है, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है तो ज्यादा काम करना नहीं है, नीचे 60 का भाग नहीं लगाना है, घूम रहा है। यदि त्वरण के कारण 10 सेकंड में, कितने समय में, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में इसकी घूर्णन गति 75 चक्कर पर सेकंड हो जाए। देखो घूर्णन गति बढ़ रही है, 75 चक्कर मतलब 2 पाई, और पर सेकंड में ही था तो रेडियन पर सेकंड के अंदर आ गया, बढ़ रही है। चलो, तो फिर इस समय के पश्चात मतलब 10 सेकंड के बाद में ही कोणीय त्वरण तथा कोणीय विस्थापन ज्ञात करो। क्वेश्चन वही है क्या, देखो ओमेगा हमारे पास में, ओमेगा नॉट हमारे पास में, टी हमारे पास में, बताओ सबसे पहले क्या निकलेगा, कोणीय त्वरण। कौन से फॉर्मूले से, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से। मैं प्लस वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि कोणीय वेग देखो बढ़ रहा है, कोणीय वेग बढ़ रहा है, इसलिए प्लस वाला फॉर्मूले से ही काम होगा। ठीक है, फिर जैसे ही आ जाए कोणीय विस्थापन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए पहला सूत्र, थीटा कैलकुलेट करने के लिए दूसरा सूत्र यूज करो, काम हो जाएगा। क्वेश्चन किए अपन ने ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और फाइनल वन आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये अगर हो गया तो मान के चलिए कि सारे पैटर्न आपको आते हैं। देखो क्या बोल रहा है वो, किसी पहिए की रिम पर उपस्थित एक बिंदु की कोणीय स्थिति निम्न है। कोणीय स्थिति थीटा के लिए एक फॉर्मेशन दिया है हमें, क्या दिया है बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू, जो सामने दिया हुआ, मैं वापस से रीराइट कर रहा हूं, कितना, 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, और ये रेडियन में ही दिया हुआ होगा, और टाइम t जो है वो सेकंड के अंदर चल रहा होगा। देखिए क्या बोल रहा है, समय t बराबर 2 सेकंड से प्रारंभ होकर t बराबर 4 सेकंड पर समाप्त होने वाले समय अंतराल के लिए औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। औसत त्वरण, त्वरण के लिए देखिए बच्चों, औसत त्वरण अल्फा, ठीक, क्या होना चाहिए, कुल कोणीय वेग बटा कुल समय, या फिर कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। ठीक है, ये होना चाहिए, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, कुछ ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, कर सकते हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, ओमेगा 2 पता होना चाहिए और ओमेगा 1 पता होना चाहिए। ओमेगा 2 मतलब T2 समय पर ये T2 की तरह काम करेगा, ठीक है, और ओमेगा 1 मतलब T1 समय पर कोणीय वेग, ये T1 समय की तरह काम करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ काम चाहिए। तो पहले थीटा अगर दिया हुआ है तो ओमेगा कैलकुलेट होने में कोई दिक्कत ही नहीं है,
कैसे भाई? ओमेगा का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या होता है? कोणीय वेग होता है। तो ये होगा डी डिवाइडेड बाय डी टी। अवकलन आता है नहीं आता है देवताओं? अरे आता है नहीं आता है? अवकलन तो आना ही चाहिए। चलो 4t का अवकलन, तो t हट जाएगा, t हट जाएगा। देखो अवकलन का फॉर्मूला बेसिक ध्यान में रखना, x की घात n का अवकलन d डिवाइडेड बाय dx क्या होता है? ये जो घात है वो उठ करके आगे और एक घात कम कर दीजिएगा। घात उठ करके आगे और एक घात वापस से, घात उठ करके आगे एक घात कम कर देनी है, ठीक। और जो नियतमान है उन्हें तो बाहर ही रखो, तो 4 तो बाहर ही रहेगा और t की घात कितनी? 1, तो 1 आगे आ गई। और फिर क्या करेंगे? 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 होता है बच्चों, ठीक है। और 1 माइनस 1 0 मतलब t की घात 0, t की घात 0 इसका मतलब 1 हो गया, तो पूरा मान 1 हो गया क्या? इसको सोल्व करोगे तो कितना है? अरे t की घात 0 और किसी की घात 0 होता है, मान कितना होता है? 1 होता है, तो इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा नहीं होगा? ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो ये तो 4 ही रह जाएगा। तो अगर अकेला t या अकेला x होता है ना तो वो तो हट ही जाता है बच्चों। फिर माइनस देखो क्या करें भाई? 3t स्क्वायर, 3 ऐसा का ऐसा, t स्क्वायर, घात उठ करके आगे और एक घात कम, तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 रहेगा। बताओ लिख दूं नहीं लिख दूं? प्लस वापस से इसका अवकलन करो, घात उठ करके आगे और एक घात कम, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो बच्चों ये है ओमेगा का फॉर्मूला, 4 माइनस 6t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा टू कौन से समय पर? t2 समय पर। t2 समय है कौन सा? 4 है। तो जब आपको ओमेगा 2 कैलकुलेट करना है ना बच्चों, तो ओमेगा 2 में t की जगह कितना रखेंगे? 4 सेकंड रखेंगे। तो मैं बोलूंगा ये कब है? जब t बराबर आप कितना यूज करोगे? 4 सेकंड। रखो भाई, ये तो 4 ऐसा का ऐसा, 4 माइनस 6 गुणा 4 कर दूं क्या? प्लस 3 और ये 4 का क्या? स्क्वायर। देखो कितना आएगा रे? 4 माइनस 6 चौका 24, 4 चौक 16 और 16 3 48, 48 में से 24 हटाओगे तो 24, और 24 प्लस 4 कितना होगा? 28 आएगा क्या? ये तो आया 28 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट ओमेगा 1 देखो, ओमेगा 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओमेगा 1 मतलब ओमेगा का मान जब t इज इक्वल टू कितना हो? 2 हो। देखिए वैल्यू रखो इसके अंदर, 2 रखना, तो ये क्या होगा? 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। चलिए ये तो आ जाएगा 4 ऐसा का ऐसा, ये 12 आएगा, ठीक। और ये 2 दूनी 4 और 4 ती 12, हट गया, ये तो 4 ही आएगा क्या? 4 रेडियन पर सेकेंड। बताओ सॉल्व हुआ नहीं हुआ वो? ओमेगा 2 का मान कितना रखोगे? 28 माइनस ओमेगा 1 का मान कितना रखेंगे? 4 भाग देखो देवताओं, t2 का मान 4, t1 का मान 2, तो ये होगा 4 माइनस 2। 28 में से 4 घटाओ कितना आएगा रे? 24, 24 में भाग लगाया 2 का, कितना है रे? 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये उसका आंसर आना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल था ये, है ना। चलिए, तो हमें क्या पता होना चाहिए? कोणीय वेग पता होना चाहिए। अलग अलग समय पर कोणीय वेग अगर पता होगा तो आसानी से कोणीय त्वरण को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन पैटर्न ध्यान में रखो, है ना। पहले अवकलन करके ओमेगा निकालो, फिर ओमेगा में t का मान रख करके ओमेगा 2 और ओमेगा 1 निकालिए और फिर वैल्यू को पुट कीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा पैटर्न आपको समझ में आया और आपको पता चल रहा होगा कि लगभग सवालों के अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, एक ही तरीके के सवाल हैं। अगर हमें रेखीय वेग वाले सारे कॉन्सेप्ट पता है तो कोणीय वेग के सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरा देखा होगा। अगर देखा है तो डेफिनेटली समझ में भी आया होगा। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।